गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं किरण डिल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिज़िक्स और अभी मैं राजकीय कन्या महाविद्यालय 12 में कार्यरत हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेशल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, विशिष्ट लांबिक निर्देशांक तंत्र। हम लोग जो हमारा अभी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था, जैसे कि सिंपल कहूँ आपको कि हमने पढ़ा था वक्र रेखी निर्देशांक तंत्र, कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसके जो पृष्ठ होते हैं अगर वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हों, लांबिक हों, तो उन्हें हम कहते हैं ऑर्थोगोनल कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम ये करेंगे कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सिलेंड्रिकल है, स्फेरिकल है, जिनकी कार्तीय निर्देशांक तंत्र, बेलनाकार निर्देशांक तंत्र, गोलीय निर्देशांक तंत्र, तीनों निर्देश तंत्र की तुलना करेंगे लांबिक वक्र रेखी निर्देशांक तंत्र के साथ। और इन तीनों निर्देशांक तंत्रों के लिए हम लोग डेल क्रॉस ए, डेल फाई, डेल टू फाई और वेक्टर को कैसे लिखते हैं, ये सब चीज़ें, इनके यूनिट वेक्टर्स क्या होंगे, वो सब चीज़ें जो है वो हम यहाँ पे डिराइव करेंगे, उनका कंपैरिजन करेंगे विद ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, देखिए यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर 3 लंबवत एक्सिस होती है, एक्स, वाई एंड जेड। ओके, तो इन 3 लंबवत एक्सिस के अंदर जैसे कि हमने एक आकृति बना रखी है, एक क्यूब बना रखा है। इस क्यूब के हर एक पृष्ठ जो है वो एक दूसरे के क्या है, लंबवत होते हैं। इसके अंदर जैसे ये जेड एक्स है, इसके अंदर क्या हो गया, ये वाई इज इक्वल टू 0 प्लेन है, क्योंकि इस प्लेन में क्या होगा, वाई का मान 0 होगा। इसी तरीके से ये वाला जो है वाई जेड प्लेन है, इसमें एक्स का मान 0 होगा, क्योंकि पूरा एक्स तो इधर रह गया। ओके, इसी तरीके से ये पीछे जो है ये वाला प्लेन होगा एक्स वाई प्लेन, इसमें जेड का मान 0 होता है। ओके, इस तरीके से ये 3 लंबवत पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है। और फिर इनको एक क्यूब की आकृति में एक संरचना हम लोग बना लेते हैं। इस संरचना के अंदर जैसे ये ऊपर वाला प्लेन है, ये ऊपर है ना, ये क्या है, देखो एक्स को भी नहीं काट रहा और जेड को भी नहीं काट रहा, केवल क्या है, वाई को काट रहा है। तो ये क्या है, वाई इज इक्वल टू C2, यानी कि जैसे x इज इक्वल टू C1, वाई इज इक्वल टू C2 और z इज इक्वल टू C3, कुछ कांस्टेंट है ये, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू है y की। ठीक है, इसी तरीके से क्या है, जैसे ये वाला प्लेन है तो ये क्या है, सिर्फ x को काटेगा, ना ही y को ना ही z को। तो ये यहाँ पे x इज इक्वल टू C1 एक कांस्टेंट हो गया। इसी तरीके से क्या है, तीसरा जैसे ये है, ये क्या है, ना x को काट रहा है ना y को, सिर्फ z को काट रहा है, तो ये क्या है, z पे एक कांस्टेंट है। ओके, तो ये z इज इक्वल टू C3 कोई कांस्टेंट मान लिया, तो ये हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर है। अब क्या होता है, जैसे कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम या ऑर्थोगोनल कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में x के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक u1 x, जैसे इसमें x एक्सिस होती है उसमें u1 वक्र रेखा होती है, और लांबिक के अंदर तो क्या होगा, u1 वक्र रेखा ही क्या होगी, निर्देशांक रेखा या निर्देशांक अक्ष होगी। ओके, और इधर y की दिशा में u2 होगा, और इधर कार्टेशियन में y की दिशा में क्या होगा, y होगा, z की दिशा में z, और ऑर्थोगोनल में होता है z3। अगर एकांक सदिश की बात करें तो x की डायरेक्शन में एकांक सदिश होता है i केप, और ऑर्थोगोनल में होता है E1 केप। जैसे ये है ना, ये देखो ऑर्थोगोनल में होता है E1 केप, कर्व लीनियर में होता है कार्टेशियन में होता है I केप, ऑर्थोगोनल में है E2 केप, इसमें है J केप, इसमें है E3 और फिर है K3। अब जैसे क्या होता है, ऑर्थोगोनल कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम किसी बिंदु के निर्देशांक जैसे लिखते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, वो बिंदु किसका फंक्शन होगा, u1 u2 u3 का, और उसके लिए विस्थापन सदिश dr जो है वो ऐसा लिखा जाता है, E1 केप h1 du1, E2 केप h2 du2, E3 केप h3 du3।
इस तरीके से लिखा जाता है। अगर हम कार्टेशियन में लिखेंगे तो कार्टेशियन में किसी भी बिंदु P के निर्देशांक जो है वो x, y और z के फंक्शन होते हैं। ओके और उनके लिए विस्थापन सदिश dr जो है वो भी क्या होगा, dx i केप, dy j केप और dz k केप होता है। अगर हम क्या करें, इन दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन करें तो इन दोनों के कंपैरिजन से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि E1 केप तो I1 केप है, ठीक है, बाकी बचा हुआ क्या होगा, dx होगा। तो यहाँ पे du1 तो क्या है, dx है। कैसे, ये देखिए हमने ऊपर जो लिखा है ना, यहाँ से du1 dx, du2 dy, du3 dz। इसका मतलब अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो h1 बराबर 1, h2 बराबर 1 और h3 बराबर 1 आ जाता है। तीनों का मान जो है वो स्केल फैक्टर कहलाते हैं। ये h1, h2, h3 इनका मान क्या आता है, 1 आता है। थोड़ा सा रिकॉल कर देती हूँ। स्केल फैक्टर होता है मोड ऑफ बेस वेक्टर विच इज़ इक्वल टू डेल आर ओवर डेल यू आई। ये क्या होता है, बेस वेक्टर, इसका मोड रिजल्टेंट परिणामी स्केल फैक्टर होता है जो कि आर का यू के रिस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव होता है। ओके अब हम लोग क्या करेंगे, सदिश क्षेत्र के अंदर जैसे ए है, ए वेक्टर, तो ए वेक्टर के एक्स वाई जेड डायरेक्शन के अंदर जो कंपोनेंट होंगे, जैसे एक्स में ए एक्स, वाई में ए वाई, जेड में ए जेड, ये 3 कंपोनेंट होंगे आई केप, जे केप और के केप डायरेक्शन के अंदर। अब हम क्या करेंगे, जैसे कार्टेशियन के अंदर डेल फाई, सॉरी हमने लाम्बिक में डेल फाई निकाला, डेल डॉट ए निकाला, डेल क्रॉस ए निकाला, डेल टू फाई निकाला, तो हम क्या करेंगे कार्टेशियन के अंदर भी इनका फॉर्मेट जो है, जो भी प्रारूप या स्वरूप होगा वो निर्धारित करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लाम्बिक की मदद लेंगे। लाम्बिक में जैसे क्या होता है, डेल फाई का फॉर्मूला होता है ये E1 H1, E1 केप H1 डेल फाई बाई डेल U1, E2 केप H2 डेल फाई बाई डेल U2, E3 केप H3 डेल फाई बाई डेल U3। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको कार्टेशियन में बदलने के लिए E1 केप, E2 केप और E3 केप तीनों की जगह लिख देंगे I1 केप, I2 केप, I3 केप और यहाँ पर H1, H2 और H3 तीनों की वैल्यू रख देंगे। चूँकि तीनों 1 हैं और हम यहाँ पे क्या करेंगे, H1, H2, H3 को 1 करेंगे और उसके बाद E1 केप, E2 केप और E3 केप को I1 केप, I2 J केप और K केप करके डेल फाई बाई डेल एक्स, डेल फाई बाई डेल वाई, डेल फाई बाई डेल जेड, ये हो गया डेल फाई। डेल के साथ किसी स्केलर को इन्वॉल्व किया। ओके अब डेल के साथ अगर किसी वेक्टर को इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास जैसे देखो डेल ऑपरेटर, तो जैसे फाई को आप बाहर निकाल दो, यहाँ से फाई स्केलर है, बाहर निकाल सकते हो, तो डेल, सिंगल डेल जो होगा कार्टेशियन में वो आई केप डेल बाई डेल एक्स, जे केप डेल बाई डेल वाई, के केप डेल बाई डेल जेड ये होगा। और ए वेक्टर जो होता है वो ये है, ठीक है। जब डेल डॉट ए करेंगे तो आई वाली टर्म है ना, जे वाली टर्म, के वाली टर्म, ये क्या देंगी, 1 देगी, क्योंकि आई के 1 होता है, जे के 1 होता है, के 1 होता है, क्योंकि तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस एक दूसरे के लंबवत होती हैं। अदरवाइज जैसे आई जे है, जे के है, इनका मान क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो यहाँ पे डेल डॉट ए हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल ए एक्स बाई एक्स, डेल ए वाई बाई वाई, डेल ए जेड बाई जेड, क्योंकि आई वाला आई के साथ 1 और डेल किसका डेरिवेटिव करेगा, जैसे हम यहाँ पे ए लिख देंगे तो ए का फर्स्ट कंपोनेंट ए एक्स ही है आई के साथ, तो सिर्फ ए एक्स का करेगा, जिससे ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद डेल क्रॉस ए, तो डेल क्रॉस ए के अंदर ये मैंने पहले लिखा है ऑर्थोगोनल फॉर्म में और उसको फिर मैंने बदला है कार्टेशियन में, तो H1, H2, H3 का मान तो 1 है, हटा दो। ओके उसके बाद जैसे E1 केप, E2 केप, E3 केप, I केप, J केप, K केप, डेल बाई डेल U1, डेल बाई डेल U2, डेल बाई डेल U3, तो ये हो गया डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, और A1 H2 H1, A2 H2 और A3 H3, दिस बिकम्स AX, AY, AZ, क्योंकि H1, H2, H3 क्या है, 1 है। तो इसका कर्ल भी हमने निकाल लिया फिर इसमें कार्टेशियन में। फिर उसके बाद है डेल टू फाई, डेल टू फाई मतलब सिंपली डेल टू का मतलब हो गया जैसे आई केप डेल बाई डेल एक्स, जे केप डेल बाई डेल वाई, के केप डेल बाई
डेल जेड। इसका गुणा जो है इसी के साथ करेंगे पहले, क्योंकि तभी तो डेल टू बनेगा ना। जब हम इसका गुणा इसी के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये हो जाएगा 1, तो डेल टू और डेल एक्स स्क्वायर। जे 1 हो जाएगा डेल टू ओवर डेल वाई स्क्वायर। के 1 होगा तो डेल टू ओवर डेल जेड स्क्वायर। स्क्वायर लग जाएगा सब में, और इधर से फाई स्केलर है वो सब में एक समान रूप से इंट्रोड्यूस होगा, तो डेल टू फाई जो है वो कार्टेशियन में सिंपली ये हो जाएगा। अब ये कुछ नियम है जैसे जिनका यूज़ हमने किया है अदिश गुणनफल में, जैसे आई जे के 1 होता है, और जैसे ये करेंगे आई जे के जे ये क्या होता है, 0 होता है। इसी तरीके से वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में आई जे के ये 0 होगा, और अगर हम आई जे तो वो के हो जाएगा। ऑर्डर बदल लेंगे ना, जैसे ये एक ऑर्डर रहता है इनका आई जे एंड के। अगर हम इस बात को फॉलो करते हैं, आई के बाद जे आना चाहिए, जे के बाद के आना चाहिए, के बाद आई आना चाहिए, तब तो प्लस का आ जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, अदरवाइज़ 0 आ जाता है। जैसे यहाँ पे जे आई, तो जे आई मतलब उल्टा, तो फिर यहाँ पे इसके साथ मैंने माइनस लगाया है। ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के नियम है, ये तो 12th क्लास से हम 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं। फिर उसके बाद है पृष्ठ अल्पांश। पृष्ठ अल्पांश या एरिया, तो एरिया तो जैसे ये है ना कि आई कैप डायरेक्शन में एरिया, तो आई कैप डायरेक्शन ये है, इस दिशा में एरिया ये होगा, और इसके अंदर क्या है, इनकी दिशाएं होगी। अब जैसे इसकी तो पीछे की तरफ होगी, इसकी आगे की तरफ होगी, लेकिन एरिया में क्या होगा, सिर्फ वाई होगा और जेड होगा, है ना। तो एरिया डी वाई डी जेड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग वाई डायरेक्शन में लेंगे तो वाई डायरेक्शन ये है, इस दिशा में एरिया, इस एरिया की डायरेक्शन होगी ऊपर की तरफ, और जो ये नीचे वाला है ना इसकी होगी नीचे की तरफ। तो प्लस जे के डायरेक्शन में अगर एरिया लेंगे तो इसमें सिर्फ वाई वेरिएबल है, वाई और जेड प्लेन है, ये नीचे वाले की माइनस वाई में हो जाएगी, उसमें भी एरिया समान ही रहेगा डी वाई डी जेड। और जेड डायरेक्शन के लिए जैसे ये वाला, तो इसकी डी एक्स डी वाई, पीछे वाले की डी एक्स डी वाई, और उसकी डायरेक्शन पीछे की तरफ हो जाती है। ओके, ये सरफेस एलिमेंट हो गया। और वॉल्यूम एलिमेंट डी एक्स डी वाई डी जेड, सिंपल। ओके, तो ये था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की। अब हम क्या करेंगे, जैसे कार्टेशियन के लिए तीनों चारों पांचों चीज़ें निकाली, उसी तरीके से सिलेंड्रिकल के लिए भी निकालेंगे, उसी तरीके से स्फेरिकल के लिए भी निकालेंगे। स्फेरिकल के लिए नेक्स्ट लेक्चर में, आज हम लोग सिलेंड्रिकल तक करेंगे। तो सिलेंड्रिकल सरफेस जैसे आपको ये दिख रहा है, सिलेंडर ऐसा होता है। ओके, इसमें रो जो है इसमें 3 वेरिएबल होते हैं, जैसे u1 u2 u3 इज इक्वल टू c1 c2 c3, ये होता है ऑर्थोगोनल में। और इसके अंदर क्या होता है, रो फाई एंड जेड, 3 चीज़ें होती है, रो फाई एंड जेड। फाई एंगल को बताता है, जेड एक्सिस है ही सही, और रो रेडियस को बताता है, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू C1 वाला सरफेस कौन सा होता है, रो इज इक्वल टू C1 वाला सरफेस जो ये बाहर वाली सरफेस होती है ना सिलेंडर की, ये तो ये वाली सरफेस होती है रो इज इक्वल टू C1, क्योंकि कोई ना कोई नियत वैल्यू हो गई त्रिज्या की, ठीक है। उसके बाद फाई इज इक्वल टू C2, तो ये एंगल जो है यहाँ पे ये एंगल फाई है, इसमें थोड़ा सा वेरी हुआ तो ये डी फाई हो गया, ठीक है। और पूरा क्या है, ये फाई प्लस डी फाई। तो ये पूरे सिलेंडर के अंदर, इस पूरे सिलेंडर के अंदर, जैसे आप ऐसे मानो कि आपने क्या किया, जैसे कोई बेलनाकार चीज़ है उसमें से कोई ऐसे इस तरीके से कोई हिस्सा कट कर लिया, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से कोई हिस्सा निकाला। तो ये एक तरीके से क्या है, जो पूरी वस्तु थी, जैसे ये था, है ना, ये पूरा बस हमारा सामान है, उसमें से एक छोटा सा हिस्सा निकाला। तो ये इतना हिस्सा जो निकाला, ये एंगल है फाई प्लस डेल फाई। शुरुआत में यहाँ था फाई, और इतना हिस्सा पूरे में से निकाला, जैसे ये है ना, ये पूरा सरफेस, ये कुछ ऐसा ही है जो हिस्सा हम निकाल रहे हैं, उसके जैसा ही है, ठीक है। तो इसकी जो पहली परत है वहाँ तक एंगल है फाई, और जितनी चौड़ाई का हिस्सा निकला वो है डी फाई वेरिएशन। तो ये पूरा सरफेस जो कहलाता है फाई इज इक्वल टू
C2 सरफेस। थर्ड है Z इज इक्वल टू C3, तो वो तो सिंपली ये ऊपर वाला वृत्ताकार हिस्सा जो है वो हो जाता है Z इज इक्वल टू C3। अब देखो Z जो होता है ना, इसके अंदर रेडियस से शुरू करते हैं। रेडियस जो होती है वो यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अगर इनफाइनाइट मतलब सिलेंडर जो है उसके अंदर आर कितना वेरी कर सकता है, रो कितना वेरी कर सकता है, ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी वेरी कर सकता है। तो रो जो है वो ज़ीरो से इन्फिनिटी हो सकता है। यहाँ पर जो है ये बताया गया है इसके अंदर नीचे, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। रो इज़ इक्वल टू C1 0 टू इन्फिनिटी। एक समाक्ष बेलनाकार पृष्ठ होता है जिसकी त्रिज्या रो होती है और जेड एक्स के और अक्ष जेड एक्स होती है। तो ये इसके अंदर ये बेलनाकार पृष्ठ हो गया, ठीक है। और इसकी त्रिज्या क्या हो गई, रो रेडियस। और ये रो कहाँ तक वेरी कर सकता है, ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक वेरी कर सकता है। फिर दूसरा है फाई इज इक्वल टू C2। जेड अक्ष के पारित अर्ध समतल पृष्ठ होता है, एक्स जेड से फाई कोण बनाता है। ये जैसे है ना एक्स जेड प्लेन, ये एक्स और ये जेड, इसके साथ क्या है ये जो इसका सिस्टम है वो कितना कोण बनाता है, फाई कोण बनाता है। ये फाई इज इक्वल टू C2। ये फाई कितना वेरी कर सकता है, फाई तो क्या पूरे प्लेन में घूम सकता है, तो ज़ीरो से लेके 2 पाई तक वेरी करेगा। उसके बाद है z इज़ इक्वल टू C3। अब z जो है ये ऊपर भी z है और ये नीचे भी z है, माइनस z। तो इधर भी ये इन्फिनिटी तक जा सकता है, उधर भी इन्फिनिटी, तो इधर क्या होगा माइनस इन्फिनिटी। तो z कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ओके, z वेरी करेगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। जैसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी बिंदु P के निर्देशांक u1, u2, u3 लेते हैं, उसी तरीके से इसके अंदर, इस सिस्टम के अंदर रो, फाई एंड z 3 वेरिएबल होते हैं, जिसमें रो तो रेडियस है, फाई ये एंगल है, ओके, और z जो है ये बिंदु P जो है उसके द्वारा एक्स वाई प्लेन के अंदर जो लाइन खींची गई है P डैश, उसकी हाइट है। क्योंकि z जो है वो ज़ीरो से शुरू होएगा। अगर हमें यहाँ पे z देखना है तो z क्या कितना होएगा, ये लाइन खींच कर देख लो, तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये एक दूसरे के बराबर भी हैं, ठीक है। इस तरीके से हम z कोऑर्डिनेट को निकाल सकते हैं, ओके। तो इससे p, फाई और z का निर्धारण होता है। रो की डायरेक्शन जो होती है वो इस तरीके से, क्योंकि रो तो इसी दिशा में है, ठीक है, और फाई जो है, फाई की डायरेक्शन जो होती है, और फाई इस दिशा में जा रहा है तो फाई की डायरेक्शन ऐसे, और z जो है, z की डायरेक्शन ऐसे ऊपर की तरफ, समझ गई। एक ही बिंदु पर, जैसे इस बिंदु पर तीनों निर्देशांकों के एकांक सदिश देखें हम, एकांक सदिश जो दिशा को व्यक्त करेंगे, तो इस बिंदु पे रो तो इधर ही बढ़ेगा आगे, तो ई रो की, z किधर बढ़ेगा ऊपर, ई जेड की। अब जैसे फाई क्या करता है, फाई जैसे यहाँ पे आप जैसे फाई ऐसे घूमेगा तो ई फाई के, तो ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इसके बारे में पूरा इसके अंदर लिखा हुआ है कि किस तरीके से हम निर्धारण करेंगे ई रो केप का, ई फाई केप का और ई जेड केप का। इसमें से समझना चाहो तो इसमें से समझ लेना, मैंने लिख दिया है पूरा, अदरवाइज़ मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे हम लोग देखते हैं डायरेक्शन को, ठीक है। जैसे इसने एक मैं आपको समझा देती हूँ इसका बताया हुआ कि फाई इज़ इक्वल टू C2 एंड z इज़ इक्वल टू C3 के प्रतिच्छेदन से, फाई इज़ इक्वल टू C2 और z इज़ इक्वल टू C3 के प्रतिच्छेदन से क्या प्राप्त होता है, सरल रेखा CP प्राप्त होती है। इस सरल रेखा के अनुदिश एकांक सदिश ईरो होता है। फाई इज इक्वल टू C2, ये फाई इज इक्वल टू C2 है, ये वाला प्लेन, और z इज इक्वल टू C3, ये यहाँ काटेगा, तो इन दोनों के प्रतिच्छेदन से यहाँ पे ये ई रो डायरेक्शन जो है वो शो होती है, ओके। z इज इक्वल टू C3 एंड रो इज इक्वल टू C1, इनसे फिर हमें फाई मिलेगा, एक वृत्त मिलेगा, प्रतिच्छेदन से एक वृत्त मिलता है। रो इज़ इक्वल टू C1, रो इज़ इक्वल टू C1 का मतलब ये सरफेस पे आ गया, इस सरफेस पे, और यहाँ पे ये z है ही, z इज़ इक्वल टू C3,
ये दोनों यहाँ पे काटेंगे तो ये तो सिर्फ फाई बचेगा, फाई एंगल को बताएंगे। ठीक है, इस तरीके से। नहीं तो आप इसमें जैसे इतना नहीं कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहते इसको, तो सिंपल कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि रो जो है रेडियस वो किस दिशा में है, इस दिशा में। अब आप उसको कहीं भी लेंगे, लेकिन बिंदु P जो हमारा है वो ये है, तो इस बिंदु P पे हम लोग तीनों एकांक सदिशों की दिशा देखेंगे तो वो ये हो गया। और फाई किस तरीके से वेरी करता है, इस तरीके से, ये फाई, ये ई रो, और जेड ऊपर की तरफ ई जेड के। ओके, ऐसे देखते हैं। फिर हम क्या करेंगे, जैसे हमने कहा कि U1 है रो, U2 है फाई और U3 है जेड, और एकांक सदिश ई रो के, ई फाई के एंड ई जेड के। वही डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के नियम है, क्योंकि ये भी क्या है, इसमें भी तीनों एक्सिस जो है वो लंबवत हैं। तो ये ऑर्थोगोनल जो कर्व लिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसे हम करते हैं सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल, बिल्कुल वैसा ही सदिश और अदिश गुणनफल इसके अंदर भी होता है। ई रो रो 1, ई फाई कैप 1, ई जेड कैप 1, और बाकी सब लंबवत होने से 0। इसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी हम यही करते हैं, जैसे रो एंड फाई तो जेड, और फाई जेड रो, ई जेड और ई रो फाई। ऑर्डर चलेगा इसमें भी, रो फाई एंड जेड इस ऑर्डर में होंगे तो प्लस आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, अदरवाइज 0 आएगा। ओके, और जैसे ऑर्थोगोनल में तो किसी बिंदु के निर्देशांक U1 U2 U3 और DR जैसे E1 H1 के DU1, E2 H2 के DU2, E3 H3 के DU3 ऐसे होता है। लेकिन इसमें क्या होगा, सिलेंड्रिकल में किसी बिंदु के निर्देशांक होंगे रो फाई एंड जेड, और उसका विस्थापन DR होगा, ई रो के डी रो, ई फाई के रो डी फाई प्लस ई जेड के डी जेड। तो इसमें और इसमें जब तुलना करेंगे तो H1 बराबर 1, H2 बराबर रो, यहाँ पे एक रो है, और H3 बराबर 1 आ जाता है। ठीक है, तो H1 बराबर 1, H2 बराबर रो, और H3 बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे डायरेक्शन मैंने आपको समझाई थी वैसे इसमें डायग्राम में हमने शो कर रखी है, ई रो, ई फाई एंड ई जेड। सिंपल तरीका होता है ये डायरेक्शन देखने का। अगर बिंदु कहीं और हो तो वहाँ पर भी हम उस हिसाब से सेट कर लेंगे। ओके, अगर मान लीजिए एज एन एग्ज़ाम्पल ये बिंदु यहाँ पर होता तो इसमें जैसे रो, ठीक है, जेड, लेकिन इसमें क्या है, फाई जैसे अब इस तरफ नहीं करते फाई क्या है, अब ये जो है एक्सिस जो है इस एक्सिस के घूम करके इधर आ गया, ये ऐसे आएगा फाई, तो है ना, ये इधर ऐसे इस तरीके से। अब जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो जेड एक्सिस है इसके इस तरफ तो ऐसे घुमाओ, और ये ऐसे घूमता है, पीछे से आएगा, पीछे कोई बिंदु होगा तो उस पर इस तरफ होएगी डायरेक्शन, और इसी तरीके से जैसे ये इधर आएगा, यहाँ आएगा तो इसकी डायरेक्शन जो वो ऐसे होएगी। ठीक है, इस तरीके से ये सर्कुलर पाथ में चलती है इसकी डायरेक्शन। और रो रेडियस तो जिस बिंदु पे है बाहर की तरफ ऐसे, और जेड सिंपली या तो ऊपर या फिर नीचे ऐसे। और फिर उसके बाद जैसे हमने विस्थापन सदिश देखना है तो रेडियस रो जो है वो तो उसका तो ज़्यादा चेंज हमें देखने को नहीं मिलता है। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है और ये, तो इसमें क्या है, ज़्यादा एंगल बदल जाता है। तो रो के लिए सिंपली जैसे एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, और डी फाई तो जैसे हम लोग ये करते हैं ना, अगर मान लीजिए ये डी रो है और ये एंगल जो है वो डी फाई है, तो ये कितना चेंज आ जाता है, रो, ये रेडियस रो है, सॉरी फिर से बताती हूँ, ये लाइन है तो ये रेडियस रो है। ये हमारे पास इधर तो जैसे ये एक्सिस है कोई, तो इधर फाई एंगल बना रहा था, यहाँ पे डी फाई बना रहा है। ठीक है, तो ये जो वृत्ताकार पाथ होता है, चाप, कोण और चाप और त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है ना उससे, तो ये चाप कितना होगा, चाप होगा रो डी फाई, यानी कि फाई में जो चेंज आ रहा है वो क्या है, रो डी फाई। ओके, और z का सिंपली dz कैसे शो होगा, जैसे ये हमने क्या किया है, सिलेंडर का एक हिस्सा ले लिया, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन दिखाया है। तो पहले तो जो था ये वाला हिस्सा था, जैसे नीचे वाला, और उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ ये, तो ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ना, इस ऊपर वाले हिस्से के अंदर, तो z तो dz वेरी करा या dz चेंज आया z में, और रेडियस जो है जैसे ऊपर
वाले सरफेस की रेडियस ये है और नीचे वाले सरफेस की रेडियस ये है। तो रेडियस में क्या चेंज आया, डी रो। और फाई में क्या चेंज आया, एंगल में। एंगल में जैसे मैंने कहा ना, एक छोटा सा हिस्सा निकालने जैसा है ये, ऐसे, है ना। तो ये क्या है, डी फाई चेंज आया, रो डी फाई। तो इसीलिए इसके विस्थापन सदिश में ना हमने ऐसे किया है कि रो में चेंज तो सिंपली डी रो, और फाई में जब चेंज करते हैं तो वो चाप कितना आ जाता है, रो डी फाई। और जेड का चेंज जो है वो सिंपली डी जेड होता है। इसीलिए H1 H2 H3 के अंदर जो H2 पैरामीटर है वो रो होता है ऊपर वाले के साथ जब कंपैरिजन करते हैं। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, किसी सदिश को जैसे जो ऑर्थोगोनल में है, ई रो केप ए रो, ई फाई केप ए फाई, ई जेड केप ए जेड है, उसको लिखेंगे इसके अंदर। सॉरी, ये तो सिलेंड्रिकल में ऑलरेडी लिखा गया है। और हम इसके लिए डेल फाई, डेल डॉट ए, डेल क्रॉस ए, डेल टू फाई ये सब डिराइव कर लेंगे। तो डेल फाई में तो सिंपल आपको फाई इंट्रोड्यूस करना है डेल ऑपरेटर के अंदर। और इस डेल ऑपरेटर में क्या होता है, सॉरी डेल में क्या होता है, बटे H1 होता है ना, तो H1 तो 1 है, H2 में देखो रो लगा दिया, H3 1 है, और फिर वापस पूरा फॉर्मूला वैसा ही है। उसके बाद जैसे डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट में जैसे ई रो केप और ई रो केप जो है 1 हो जाएगा, तो ये हट जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाता है, क्योंकि इसके आगे क्या होता है, 1/H1 H2 H3 होता है। तो H1 और H3 तो 1 है, लेकिन H2 क्या है, रो है। तो अंदर डेल बाई डेल रो, और इसमें होता है अंदर A1 H1 और A1 H2 H3। तो A1 तो है ए रो और H2 H3 हो गया रो। और उसके बाद है जैसे ये वाला, तो इसके अंदर जैसे डेल ओवर डेल फाई A2 और 2 छोड़ के H1 H3, तो वो है 1, तो ए फाई आया सिंपल। डेल बाई डेल जेड, और इसमें ए जेड, और जैसे इसमें तीसरा वेरिएबल है ना ये, जैसे ये 1 2 एंड 3, तो 3 के अंदर क्या आ जाएगा, H1 और H2, तो वो रो आ गया। ऐसे देखना पड़ेगा आपको। चाहो तो आप जैसे ये जो अपने ऑर्थोगोनल कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था, उसमें से डेल फाई, डेल डॉट इन के फॉर्मूले देख लो, फिर अपना जो ए है वो रखो, H1 H2 H3 रखो, जो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग है, सिलेंड्रिकल के अकॉर्डिंग। फिर डेल क्रॉस ए जब निकालेंगे, तो डेल क्रॉस ए के अंदर आता है आगे 1/H1 H2 H3, तो वो तो क्या है, रो, क्योंकि H1 है 1, H2 है रो, और H3 क्या है 1, तो ये आ गया ई रो केप, ई फाई केप एंड ई जेड केप। तो डेल बाई डेल रो, डेल बाई डेल फाई, डेल बाई डेल जेड। ठीक है। यहाँ पे जैसे इसमें था A1 H1, तो ए रो, A2 H2, H2 हमारे पास रो है, तो रो ए फाई, और A3 H3 ए जेड आ गया। फिर डेल टू फाई, डेल टू फाई मतलब डेल ऑपरेटर लो। इसका वैसे जैसे कार्टिशियन में तो क्या था, आई केप जे केप और के केप 1 हो जाता है, लेकिन इसमें क्या है, हम लोग जो ओरिजिनल फार्मूला है उसी में वैल्यू रख देते हैं। तो उसमें क्या होता है, 1/H1 H2 H3, तो ये रो हो गया, डेल बाई डेल रो। ओके। उसके बाद यहाँ पे था जैसे H2 H3 बटे H1, तो H2 H3 जैसे इसका ये होता है फॉर्मूला, मैं आपको कहूँ डेल बाई डेल U1, अंदर की साइड यहाँ से बता रही हूँ, डेल बाई डेल U1 जैसे H2 H3 बटे H1, फिर डेल A1 और ओवर डेल U1, और इसके साथ शायद H1 होता है। ओके। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो H2 H3 तो रो हो गया, है ना, ये रो हो गया, और ये डेल फाई ओवर डेल रो, क्योंकि H1 क्या है 1 है। उसके बाद जैसे इसके अंदर देखेंगे, तो इसके अंदर है जैसे ये 2 वाला है, तो 2 में H1 H3 बटे H2 आएगा, तो बटे H2 आने से रो आ गया, और ये 5 बटे 5। इसी तरीके से थर्ड है तो H1 H2 बटे H3, इस तरीके से। फाइनली इसके अंदर हम रो को अंदर इंट्रोड्यूस करा देंगे, अंदर इसमें रो रखेंगे, तो ये एक बार इसके अंदर चला गया। और सेकंड वाला जो है ना, उसमें क्या है, इसको बाहर निकाल लो, क्योंकि फाई के रिस्पेक्ट में रो का कुछ होना नहीं है, तो रो स्क्वायर हो गया, डेल टू फाई ओवर डेल फाई स्क्वायर, इसमें भी रो को बाहर निकाल लो, ये कैंसिल हो जाएगा, तो डेल टू फाई ओवर डेल जेड स्क्वायर, ये मैंने एक्स लिख दिया है, जेड लिखा है। ठीक है। इस तरीके से डेल टू
जो है लाप्लासियन जिसको बोलते हैं वो आ गया हमारे पास। फिर आता है सरफेस एलिमेंट। तो सरफेस एलिमेंट में क्या होता है, जैसे रो केप का मतलब हो गया कि जो बाहर वाली सिलेंड्रिकल सरफेस है उसकी बात कर रहा है। तो हम जो बाकी वेरिएबल हैं उनका ले लेते हैं, रो डी फाई एंड डी जेड उस डायरेक्शन में। तो इस सरफेस की डायरेक्शन जो है रो डी फाई डी जेड की वो ई रो केप डायरेक्शन में होगी। फिर दूसरा जो है फाई केप मतलब बाकी दो ले लो, दो है डी रो एंड डी जेड, ये लिखने का तरीका होता है एक, ठीक है। और डी एस थ्री मतलब जेड केप डायरेक्शन मतलब डी जेड को छोड़ो और बाकी जो दोनों कौन, डी रो एंड रो डी फाई, ठीक है, वो जेड केप डायरेक्शन में एरिया हो गया। वॉल्यूम एलिमेंट में आप तीनों को गुणा कर दो, रो तीनों है तो डी रो डी फाई एंड डी जेड, इन तीनों को गुणा कर दो तो वो हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम एलिमेंट आ गया। जैसे हम लोग इसको सरफेस एलिमेंट को हम यहाँ से भी देख सकते हैं, ये वाला, जैसे डी रो डायरेक्शन के अंदर रो केप डायरेक्शन मतलब ये जो सरफेस की डायरेक्शन है सिलेंड्रिकल, इस सरफेस की डायरेक्शन होगी रो केप डायरेक्शन। तो इस सरफेस की डायरेक्शन रो केप डायरेक्शन होगी तो इसका एरिया होगा रो डी फाई इंटू डी जेड। इसी तरीके से ये वाली सरफेस जो है फाई केप डायरेक्शन में, उसका एरिया डी रो डी जेड, और जेड केप वाली जो सरफेस है उसका एरिया डी रो डी फाई। ओके, ऐसे। तो इसको अच्छे से स्टडी कर लेना बच्चों, सिलेंड्रिकल सिस्टम को, वॉल्यूम एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट, डेल ऑपरेटर, जैसे डेल डॉट ए क्या है, डेल फाई क्या है, डेल क्रॉस ए क्या है, डेल टू फाई क्या है, इन सब का हम लोग आगे बहुत यूज़ करने वाले हैं। पूरी मैथमेटिकल फिजिक्स में ये बेसिस तैयार हो रहा है यहाँ पे। तो इन सब को अच्छे से स्टडी कर लेना, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो पूछना। खुश रहो बच्चों, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो और पढ़ते रहो। धन्यवाद।